हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई रमन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। देखते हैं, जब कभी भी राष्ट्रपति की बात आती है तो हम इसमें सबसे पहले जानते हैं हमारे देश में दो तरह से शासन चलाया जाता है। यानी कि एक तो सबसे पहले संघ सरकार होती है जो कि केंद्र में होती है, ये केंद्र से अपना शासन चलाती है संघ सरकार, और एक होती है राज्य सरकार जो कि हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है। तो हम इसमें जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संघ सरकार के हेड होते हैं, यानी कि जो प्रधान होते हैं वो संघ सरकार के होते हैं। संघ सरकार के कार्यपालिका के प्रधान हम राष्ट्रपति को ही मानते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और इसके हम बात करें कि संघ कार्यपालिका के या संघ सरकार के जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें दूसरा प्रश्न ये होता है कि हमारे भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किस व्यक्ति की गिनती होती है या कौन हमारे भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो उसमें बात करें तो हमारे राष्ट्रपति ही हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, जिनकी भारत के प्रथम नागरिक के रूप में गिनती होती है। और हम इनके बारे में जाने, संवैधानिक रूप से जाने कि संविधान में इनके लिए क्या क्या प्रावधान करे गए हैं, या इनके बारे में, इनके सिलेक्शन के बारे में, इनके चुनाव के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इनमें इनके सिलेक्शन के बारे में, इनकी पदावधि के समय के बारे में बताया गया है कि कैसे ये चुने जाएंगे और कैसे ये राष्ट्रपति बनेंगे, कोई भी व्यक्ति कैसे राष्ट्रपति बनेगा। तो अनुच्छेद 52 में एक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अब ऐसे ही अनुच्छेद 53 है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका होगी और उसकी जो शक्तियां होंगी वो भारत के राष्ट्रपति के अंडर में आएंगी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो जो भी डिसीजन होगा भारत के राष्ट्रपति से पूछ के संघ सरकार लेगी, एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं हम इनको। और जो भी इनकी कार्यपालिका शक्ति है या इनकी शक्तियां की किस रूल रेगुलेशन है कि किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। उसमें हम इनकी कार्यपालिका शक्ति और बहुत सी बातें उनके बारे में जानेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट जो भी इनके बारे में आर्टिकल अनुच्छेद में बताया हुआ है हम उनमें पढ़ते हैं। और इसके अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि निर्वाचन मंडल के बारे में। हम निर्वाचन मंडल में बात करें तो एक तरीके से 4 निर्वाचन मंडल है। इनमें से जो जिस भी राष्ट्रपति के पक्ष में ज्यादा वोटिंग होगी वही फाइनल सिलेक्शन होगा, उनसे ही फाइनल सिलेक्शन होगा और वो ही राष्ट्रपति पद के लिए सेलेक्ट होंगे और राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ये हम जाने दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल करा गया था कि जो दिल्ली की विधानसभा है उनके जो मेंबर हैं और पुडुचेरी की विधानसभा के मेंबर इसमें हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं अपनी। ये 70वें संविधान संशोधन से लिया गया करा गया था। 70वें संविधान संशोधन में 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें जोड़ दिया गया था। अब हम इससे आगे बात करें तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति से मतलब है हमारे जितने भी जो भी मतलब कि एक तरीके से जाने राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है या राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं जिन्हें की चुनना है। अब उन्हें एक चुनना किस प्रोसेस के द्वारा उन्हें चुना जाएगा या किस प्रोसेस के द्वारा वो राष्ट्रपति बन पाएंगे, इसमें ये बताएगा। इसमें सबसे पहले बात आती है हमारी समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, यानी कि हम समान अनुपातिक की बात करें तो जो भी हमारे राज्यसभा लोकसभा होती है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसमें हम जाने जो हमारे राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा हैं उनको मतलब जो उनकी वोट वैल्यू होती है इनको एक करा जाता है। अब उनको वोट वैल्यू को उनकी दोनों की एक वैल्यू करने के लिए, वोट की एक वैल्यू करने के लिए कुछ ये 2 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें कि सबसे पहले सपोज करें राज्यसभा और लोकसभा 2 हैं, राज्य के और लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा। जो भी विधानसभा के निर्वाचित मेंबर हैं वो तो अपने विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनके मतलब उनके तरफ से वोट करेंगे प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है राष्ट्रपति के लिए। जो हमारी जनता की तरफ से जो एमएलए या एमपी जिताए हुए हमारे सदन में बैठे हुए होते हैं वही राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अब
विधानसभा तो हमारे देश में ज़्यादा है लोकसभा और राज्यसभा के मुकाबले, तो इन दोनों की वोट वैल्यू को एक करने के लिए ये 2-3 पॉइंट है, हम इनको समझेंगे। इसमें हम राज्यसभा में 200 कुल 233 सीटें होती हैं, इसमें 545 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 543, इसमें 4120 हैं टोटल हमारे राज्य की, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभा सीटों को मिलाकर 4120। तो इनका तो डिफरेंस बहुत अंतर आ गया, क्योंकि इनकी वोट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। विधानसभा जितने भी एमएलए वोट करेंगे, और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर की वोट वैल्यू इनके मुकाबले कम हो जाएगी। अब इनको जो एक करा जाएगा, यानी कि इनकी वोट वैल्यू को एक करने का जो तरीका है हम उसको जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम विधायक की जाने, जो विधायक की एक विधायक वोट करेंगे हमारे जनता की तरफ से राष्ट्रपति के पक्ष में, तो किस तरह से उनकी वोट वैल्यू की काउंटिंग होती है। इसमें जितनी भी राज्य की जनसंख्या होती है, राज्य की जनसंख्या बटे जितने भी हमारे विधायक होते हैं, यानी कि जितने भी विधानसभा सीट होती है उनकी संख्या, विधानसभाओं की संख्या गुणा में 1/1000। यानी कि सपोज हमारे यहाँ अब ये कोई जनसंख्या, ये एक विधायक का निकाला है, एक विधायक की वोट की वैल्यू है ये। एक विधायक की वोट की वैल्यू को हम किसी भी सांसद के, राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद के बराबर करेंगे। तो इसके नीचे ये है 1000, ठीक है। तो इसकी वोट वैल्यू ये निकल के आई। तो इसी वोट वैल्यू को हमें, एक विधायक की वोट वैल्यू को हमें राज्यसभा और लोकसभा के बराबर करना। तो हम इसमें जाने इसमें किस तरह से करेंगे। इसमें संख्या का मत, कुल विधायकों की संख्या का मत बटे कुल सांसदों की संख्या, जितने भी हमारा मत निकल के आएगा, कुल विधायकों का मत निकल के आएगा, उसके अपोन में ये हमारा टोटल 776 हो जाता है। 776 सांसद हो जाएंगे। तो इसके बटे में 776 सांसद निकाल के जितनी भी हमारी वैल्यू होगी, तो तकरीबन इन दोनों की, विधायकों की और सांसदों की वैल्यू, वोट वैल्यू बराबर आती है। जनता की तरफ से एक विधायक और एक सांसद अप्रोक्सीमेटली इनकी तरफ से ही वोट करता है राष्ट्रपति के पक्ष में, राष्ट्रपति को चुनने के लिए। इनकी जो वोट वैल्यू निकाली थी, विधायक की वोट वैल्यू आ गई थी हमारी, और सांसद की वोट वैल्यू निकालनी, यानी कि दोनों के जो मत की वैल्यू आएगी वो दोनों की सेम सी होती है। इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है इनकी वोट वैल्यू सेम करने के लिए, जिससे कि ना तो विधायक की कोई ज़्यादा हो पाए, क्योंकि विधायक तो ज़्यादा होते हैं और सांसद कम होते हैं, तो विधायक की भी इसमें ज़्यादा भूमिका ना हो पाए, और सांसद की, दोनों की भूमिका बराबर करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। अब हम इसमें एक और तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका है इसमें इनकी वोट वैल्यू या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसमें क्या होता है हम जानेंगे। दूसरा तरीका है एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट तो वोट करती नहीं है। इसमें एमएलए एमपी वोट करते हैं, तो वोट करते हैं पर लेकिन गुप्त तरीके से वोट होते हैं। कुल वैध मत प्लस 1/2 इक्वल टू जितने भी, यानी कि कुल 50% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए उस सदस्य को, जो भी राष्ट्रपति पद के लिए सदस्य खड़ा हुआ है उसको कुल 50% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बनने के लायक या अधिकार होगा कि राष्ट्रपति को बन जाए। राष्ट्रपति चुनने के लिए वो सदस्य काबिल होगा। अगर इसको किसी को 50% से वोट मिलते हैं तो वो राष्ट्रपति चुनने के लिए काबिल नहीं होगा, उसको राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। और इसमें दूसरे तरीके से बात करें तो दूसरे तरीके से इसका चुनाव होता है वरीयता के अकॉर्डिंग। यानी वरीयता में हम बात करें तो वरीयता का एक ये होता है, जैसे मान लो 4 सदस्य खड़े हुए हैं A, B और C, D। अब मैंने वोट करा किसी के लिए, मैंने पहले वोट करा कि मैं पहले B को वरीयता दूंगा। अब B को मैंने वरीयता दी, अब वोट की काउंटिंग शुरू हुई पहले चरण में। अब सपोज B को वोट नहीं मिल पाए 50% से ज़्यादा, तो क्या होगा, मैंने या किसी और ने सी को वोटिंग कर रखी है, सी को फिर दूसरे नंबर पे रखा हुआ है, ये अगर बी नहीं होगा तो फिर सी होना चाहिए राष्ट्रपति हमारा। तो सी की फिर दूसरे में जो काउंट होगी, अगर सी के 50% से ज़्यादा हो गए तो ये राष्ट्रपति चुन ले जाएंगे।
अगर फिर भी 50% से ज़्यादा नहीं होते हैं किसी के, तो फिर जो तीसरे नंबर पर वरीयता दी गई होगी फिर उसको चुना जाएगा। यानी कि इसमें सारा हम जाने तो जिसके पहले ही जिसको वरीयता दी जाएगी और उसके 50% ज़्यादा वोट हो जाएंगे सबसे पहले, उसी को ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसमें यही इसका प्रोसेस होता है कि राष्ट्रपति को इन्हीं तरीके से चुना जाता है। और ये तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। जिस किसी को भी ज़्यादा 50% ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, चाहे पहले चरण में मिले या दूसरे में मिले, तो वो ही पहले राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। अब इसमें आता है कि पहले चरण में हमारे एक एग्जाम्पल तौर पे ले तो वीवी गिरी हुए थे, वो पहले चरण में नहीं चुने गए, तो दूसरे चरण में चुने गए थे। वरीयता के अकॉर्डिंग उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है। ऐसे ही देखा जाता है कि वरीयता के अकॉर्डिंग जिसको पहले 50% वोट मिल जाते हैं वही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब हम इसमें बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 में बताया गया ये कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। हम राष्ट्रपति कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष के लिए तय हो जाता है। अगर इसी बीच में ये अपना त्याग पत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और हम बात करें अब आर्टिकल 57 की, यानी अनुच्छेद 57 की, तो इसमें पुनर्निर्वाचन की बात करी गई है। यानी कि पुनर्निर्वाचन से मतलब है जैसे राष्ट्रपति एक बार तो चुने गए, हमारे सिलेक्शन हो गया, राष्ट्रपति बन गए, कोई भी व्यक्ति सदस्य राष्ट्रपति चुने गए, और अगर वो दोबारा भी मतलब राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहें या इलेक्शन लड़ना चाहें तो दोबारा भी वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। ऐसा कोई संविधान में ये नहीं है कि एक बार या 2 बार बनेंगे। जब तक वो लाइफ टाइम तक, यानी 100 साल तक उनकी उम्र रहती है, 120 साल, जब तक भी वो लड़ना चाहे इलेक्शन राष्ट्रपति का, वो लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति। इसमें कोई लिमिट नहीं कि 1 बार बनेंगे 2 बार बनेंगे, बल्कि अमेरिका में देखा जाए तो यूएसए में मात्र कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता यूएसए का। और हम बात करें अनुच्छेद 59 की, 59 में है पद के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए किस तरह का व्यक्ति या किस तरह सदस्य खड़ा हो सकता है या चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। तो इसमें सबसे पहले तो एक जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसको 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, यानी कि 35 वर्ष से मैक्सिमम हो, 35 वर्ष से एक दिन कम नहीं चलेगा, पर ज्यादा 35 वर्ष ज्यादा ही होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी हो। और उसके साथ साथ ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद से मतलब है जितने भी हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ये कोई लाभ का पद नहीं होता। जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो हमारे लाभ के पद के अकॉर्डिंग अंदर में आते हैं। लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब लाभ का पद माना जाता है, तो ही वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाने के लिए काबिल माना जाएगा या राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अब हम इसमें बात करें कि क्या कोई भी भारत का राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, भारत का राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि अगर कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए या चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भरने के लिए जाएगा तो उसको सबसे पहले तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए। वो भी प्रस्तावक जो यानी कि किसी भी विधानसभा से या किसी राज्यसभा लोकसभा में सदस्य हों, निर्वाचित हों, वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। तो हम इसमें सीधी सी बात देखें तो इससे पता चलता है कि जिस किसी का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा एक तरीके से वो ही राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है या लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन। क्योंकि 50 जो सिटिंग इस टाइम पे एमएलए या एमपी हैं वो आसान बात नहीं है। किसी को भी अपने पक्ष में 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक, टोटल 100 विधायक, एमपी, एमएलए लाने बहुत आसान काम नहीं है। ये हर किसी से हो भी नहीं पाएगा, इसलिए इसमें कुछ ही हो पाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, 3-4 सदस्य या 5-6 सदस्य ही खड़े हो पाते हैं और उनका ही चुनाव हो पाता है। पार्टी पहले से डिसाइड रहता है कि किसको वोट देने, किसको राष्ट्रपति बनाना है, ये पहले से ही सब कुछ डिसाइड रहता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा उसको पहले 15,000 रुपये जमा करने होंगे। 15,000 रुपये ये आरबीआई के पास में रहते हैं जब तक इलेक्शन का हमारा कोई भी
यानी कि एक तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब तक ये आरबीआई के पास रहेंगे। अगर कोई सदस्य जीत जाता है तो उसके पास उसको रिटर्न कर दिए जाते हैं ये 15,000 रुपये। अगर कोई सदस्य हार जाता है और कुल मतों का 1/6 भी नहीं ले पाता, 1/6 मत भी नहीं ले पाता, तो उसके ये 15,000 रुपये जब्त हो जाते हैं, यानी आरबीआई के पास ही ये जमा रह जाते हैं, उसको नहीं मिलते। अब हम आगे बात करें अनुच्छेद 60 में दिया गया शपथ के बारे में। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेते हैं, किसके सामने प्रस्तुत होकर लेते हैं? जो चीफ जस्टिस जज होते हैं उनके सामने प्रस्तुत होकर ये शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद अब आगे का प्रोसेस होता है, शपथ के बाद ये अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं और इनका 5 साल तक कार्यकाल फिक्स हो जाता है। उसके बीच में ये अगर इस्तीफा देना चाहें अपना तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और हम बात करें अब 61 में, अनुच्छेद 61 में बताया गया महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति की महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। अगर कोई भी राष्ट्रपति हमारे लिए चुने गए हैं और राष्ट्रपति के पद पर हैं और वो संविधान का एक तरीके से अनुपालन नहीं कर रहे या संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उनके समक्ष किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, चाहे या तो राज्यसभा से या लोकसभा से महाभियोग लाया जा सकता है। पर इसमें कुछ शर्तें होती हैं। महाभियोग में 3/4 सदस्य होने चाहिए कंपलसरी। जो जिस सदन में भी प्रस्तुत करा जाएगा महाभियोग, उस सदन के 3/4 सदस्य उसके लिए एग्री होने चाहिए, यानी कि उसके लिए इसके पक्ष में वोट कर, महाभियोग के पक्ष में वोट करने चाहिए। अगर और इसके लिए एक शर्त और होती है, जो भी इसके राष्ट्रपति के पक्ष में और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाएगा, सब उनको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा महाभियोग लाने से पहले। क्योंकि अगर उस 14 दिन के बीच, मतलब उस 14 दिन तक अगर वो उनको इन्फॉर्म करते हैं राष्ट्रपति को, उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा नहीं देते या अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते सदन में, तो वो फिर महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाता है। जब महाभियोग पारित हो जाता है राज्यसभा या लोकसभा में, इनका बस उसके बाद यही प्रोसेस होता है कि इनको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है, चाहे उस पर कोई भी बैठा हुआ हो। ये 3/4 सदस्य या तो लोकसभा के हो सकते हैं या राज्यसभा के हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी मतलब भारत में स्थिति नहीं हुई है कि किसी को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, क्योंकि एक तो इसमें सबसे पहले 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि हम आपके विरोध में महाभियोग ला रहे हैं, तो या तो अपने आप को साबित कर पाते हैं, पहले से पहले ही अपनी सुधार लेते हैं या अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसलिए अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं है भारत में कि किसी को महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। और हम इनके बारे में कुछ इनकी कार्यपालिका शक्ति या इनके जो काम करने के तरीके या इनके रूल रेगुलेशन है, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और मैंने आपको इसमें यही बताने की कोशिश करी है, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये आसानी से आपको समझ में आ जाए, आसान तरीके से और एकदम सिंपल तरीके में बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक